Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student, आज की ये क्लास होने वाली है स्पेसिफिक यूजीसी नेट होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी लगातार डिमांड रहती है एंड प्लस वो लोग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी होते हैं कुछ टॉपिक को लेकर, जो टॉपिक उन्हें ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाते और उनके एग्जाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको बुक्स में ईजिली नहीं मिल पाते हैं, जिनके नोट्स ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। सो मैंने सोचा है कि आपकी जून एग्जाम को टारगेट करके जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे नेट एग्जाम के लिए, एंड इस पहली क्लास में आप लोगों के लिए मैंने जो टॉपिक रखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है। सो आइए देखते हैं टॉपिक क्या रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट, टॉपिक देखते हैं। आज की क्लास का हमारा टाइटल रहेगा रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट इन अ हेल्थ केयर डिलीवरी। इसका मतलब स्वास्थ्य देखभाल वितरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण विशेषज्ञ की भूमिका। ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं एंड यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आपको पता है कि जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट। किस चीज़ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि अगर आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो आप बीमारियों से बचे रहते हैं, है ना। आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहती है, बीमारियों से आप बचे रहते हैं। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एक पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। सो पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम का एक मेन पर्पस क्या है? जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है या पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम का जो मेन पर्पस है वो आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से बचाना है, यानी कि गैर संक्रामक रोगों से बचाना इसका मेन पर्पस होता है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका ये पॉइंट मेंशन भी है। डिसीज सच एज स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड ओवरवेट अमंग चिल्ड्रन, अनीमिया, ओबेसिटी, अनहेल्दी हैबिट्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर बिहाइंड द राइजिंग इंसिडेंस ऑफ एनसीडी। क्या कहा गया है स्टूडेंट्स कि अगर आपकी बीमारियों की बात करें तो जैसे स्टंटिंग यानी कि बौनापन, वेस्टिंग यानी कि वृद्धि का रुक जाना, एंड ओवरवेट वजन का ज़्यादा हो जाना, अमंग चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों में अनीमिया हो जाना, ओबेसिटी हो जाना, इन सब के पीछे आपकी अनहेल्दी हैबिट्स होती हैं। साथ ही साथ आपके कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, ठीक है, जो आपके ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को बढ़ाने में योगदान देते हैं। सच डिसीज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू पुअर डाइट एंड आर फॉर्चुनेटली प्रिवेंटेबल। अब ये जो सारी की सारी आपकी बीमारियां हैं जिन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है, इनके होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है आपकी पुअर डाइट। ये अगर आप डाइट अच्छी नहीं लेते हो, आपकी डाइट में सारे पोषक तत्व विद्यमान नहीं है, वो एक बैलेंस डाइट नहीं है, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है आपके इस चीज़ के लिए, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली नहीं, बल्कि अगर मैं कहूँ फॉर्चुनेटली, ये देखा जाए तो ये बीमारी प्रिवेंटेबल भी है। यानी कि अगर हम फॉर्चुनेटली देखते हैं तो ये बीमारियां प्रिवेंटेबल भी हैं, यानी कि इनकी रोकथाम हो सकती है, इनसे बचाव हो सकता है, बट हम अपनी फॉल्टी फूड हैबिट की वजह से इनकी रोकथाम करना नहीं चाहते हैं, है ना। सो बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, कुछ हमें न्यूट्रिशनिस्ट की बात भी माननी चाहिए, जिससे शायद इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से बचा जा सके। सो चलिए स्टूडेंट्स आगे ध्यान से देखते हैं, ठीक है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बीमारियों को रोककर दुनिया की आबादी के लिए इष्टतम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात सब लोग जानते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण से अधिक प्रासंगिक कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब कुपोषण गैर संचारी रोगों जैसे कि घटनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और अधिक वजन जैसे रोग एनसीडी की बढ़ती घटनाओं के पीछे अनीमिया, मोटापा, अस्वास्थ्यकर आदतें और पर्यावरणीय कारक हैं। ऐसी बीमारियों को खराब आहार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और सौभाग्य से रोकथाम योग्य है, ठीक है, बट हम रोकथाम करना नहीं चाहते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या पॉइंट आता है। Therefore, public health nutrition is an essential element of disease prevention and global well-being. तो स्टूडेंट देखा जाए तो आपका जो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण है, ये आपका बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी तत्व है, एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है, जिसके माध्यम से आप बीमारियों को रोक सकते हो और ग्लोबली वेलबींग पे ध्यान दे सकते हो। यानी कि अगर हम देखें तो हम एक वैश्विक स्तर पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, वैश्विक कल्याण के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है।
आगे देखिए स्टूडेंट, हेल्दियर चॉइसेस एंड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, और लोगों को भोज्य पदार्थों से संबंधित कुछ अच्छी गाइडलाइन समझा सकते हैं जिससे कि वो अपने भोजन को सही से चयन कर लें, प्लस हम उनको एनवायरमेंटल के तौर पे क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे क्या पॉइंट आता है आपका, इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण भोजन स्वस्थ विकल्पों और सहायक वातावरण के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम और वैश्विक कल्याण का एक अनिवार्य तत्व बन जाता है। ओके, इट फोकसेस ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि जो आपका क्या है स्टूडेंट, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण है, ये अलग अलग तरीके की जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड क्या होती है पॉलिसीज हैं, उनके फॉर्मुलेशन में मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, प्लस अलग अलग तरीके के कैंपेन लगाने में यानी कि अभियान चलाने में भी आपकी मदद करता है, जिससे कि लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, यानी कि जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जा सके और आपकी आयु को लंबा बनाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। ए पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जनरेट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाउ इट विल बी हेल्प इम्प्रूव हेल्दी एंड लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, देयर रोल इज डाइवर्स एंड दे। ध्यान से पढ़िएगा कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण विशेषज्ञ जो होता है, पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है। अच्छे से समझिए इस चीज़ को स्टूडेंट, एक न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है उसका मेन काम क्या है कि वो लोगों में पोषण के क्षेत्र से संबंधित जागरूकता पैदा करता है। ठीक है, और यह कैसे स्वास्थ्य और जीवन शैली को बेहतर बनाने में मदद करता है, यही उसकी भूमिका अलग अलग होती है। आइए उस भूमिका के बारे में जानते हैं कि एक न्यूट्रिशनिस्ट की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एनकरेज पीपल टू मेक हेल्दी फूड चॉइसेस। एक न्यूट्रिशनिस्ट क्या करता है स्टूडेंट, एक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट का काम क्या होता है कि वो लोगों को स्वस्थ भोजन विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि उसका काम क्या है, वो लोगों को मोटिवेट करता है कि वो अपने लिए हेल्दी फूड चॉइसेस को कंज्यूम करें, उनको ध्यान में रखें और तब भोजन का चुनाव करें। ओके, हेल्प फॉर्मुलेट पॉलिसीज दैट विल सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हेल्दी आउटकम्स। नीतियां बनाने में मदद करता है जो स्वास्थ्य परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगी, यानी कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाने में मदद करता है जिससे डेफिनेटली लोगों के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, उनकी डाइटरी हैबिट में इम्प्रूवमेंट होगा और उनकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, प्लस लीड सेमिनार्स ऑन हेल्दी फूड एंड कुकिंग। स्वास्थ्य और भोजन और खाना पकाने पर सेमिनार का नेतृत्व करना, यानी कि एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम क्या है कि वो जो फूड से रिलेटेड अलग अलग मुद्दे हैं उन पे सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस को भी करता है। ठीक है, स्पीक टू टारगेट ग्रुप अबाउट हेल्दी फूड चॉइसेस, यानी कि स्वास्थ्य भोजन विकल्पों के बारे में लक्ष्य समूहों से बात करना। जो लग रहा है कि भाई ये टारगेट ग्रुप है, और इस टारगेट ग्रुप मतलब वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा किसी चीज से प्रभावित हो रहा है ना। सो टारगेट ग्रुप से बात करना और उनकी फॉल्टी फूड हैबिट को बदलना और उनको हेल्दी फूड हैबिट के बारे में बताना, ये भी इसका काम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे ध्यान से देखिएगा। विजिट स्कूल्स, सीनियर सिटीजन होम्स और कम्युनिटी सेंटर टू शोकेस मेथड एंड अपॉर्चुनिटीज टू लीड अ हेल्दी लाइफ, यानी कि जो स्वस्थ जीवन जीने के तरीके होते हैं, अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए स्कूलों में, वरिष्ठ नागरिकों के घरों में और सामुदायिक सेंटरों पर जाना। ठीक है ना, क्या करना है स्टूडेंट, सामुदायिक सेंटरों पर जाना, ये इनका काम रहता है। यानी कि इनका काम है कि जगह जगह विजिट करें और जाके बताएं कि भाई आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। इसके लिए स्कूल्स में जाते हैं, ओल्ड एज होम में जाते हैं, है ना, कम्युनिटी सेंटर्स में जाते हैं और वहाँ जाके अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन व्हाट न्यूट्रिशन इज टू पीपल इन कम्युनिटीज दैट फेसेस डिसीज रिस्क, और साथ ही साथ व्याख्या करना कि बीमारी के जोखिम का सामना करने वाले समुदाय के लोगों के लिए पोषण क्या हो सकता है। ये भी बताते हैं कि भाई जो बॉर्डर लाइन है ना, जो रिस्क फैक्टर वाले लोग हैं, यानी कि जो बिल्कुल रिस्क की कगार पे हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं, भाई जिनको बीमारी का जोखिम सबसे ज़्यादा है, वो कैसे बीमारी का सामना कर सकते हैं, कैसे उन्हें बीमारी से बचाया जा सकता है, उसके लिए काम करना भी इनका ही पर्पस होता है। ठीक है, असर्टेन द हेल्थ एंड डाइट नीड्स ऑफ पेशेंट, और जो रोगी है, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है, उनके लिए भी स्वास्थ्य से और आहार से संबंधित अलग अलग आवश्यकताओं का पता लगाना और उनके लिए उसकी व्यवस्था करना, ये भी इनका ही काम होता है। ओके, सो ये सारे किसके फंक्शन होते हैं आपके, एक न्यूट्रिशनिस्ट के, एक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के फंक्शन होते हैं।
चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट और क्या फंक्शन होते हैं। डेवलप मील प्लान्स एंड वर्कआउट देयर कॉस्ट वाइल टेकिंग इनटू अकाउंट कल्चरल प्रेफरेंस। सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए भोजन योजनाएं विकसित करना और उनकी लागतों की गणना करना। एक आपका जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट है उसका क्या काम होता है स्टूडेंट, कि वो कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में ध्यान रखे, लोगों के जो संस्कृति है, जो उनके कल्चर है, कस्टम है, रिलीजन है, जो उनके भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए डाइट प्लान तैयार करना प्लस उसकी कॉस्टिंग डिसाइड करना, ये भी इनका ही काम होता है। ओके, आगे देखिएगा। ascertaining how the meals are impacting the target group and making changes if required। भाई ये सुनिश्चित करना कि भोजन कैसे लक्ष्य समूह को प्रभावित करता है और यदि आवश्यकता है तो उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं करना, कोई चेंजेस तो नहीं करने डाइट प्लान में। ये भी इंश्योर करना इनका ही काम होता है कि जो टारगेट ग्रुप है उसके लिए कैसा भोजन होना चाहिए और वो भोजन उन्हें कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, अगर कोई चेंज होना है तो क्या होना है, ये सारी चीज़ों के बारे में कैलकुलेशन करना इनका ही काम होता है। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स। प्रमोट बेटर न्यूट्रिशन इन द कम्युनिटी बाय एजुकेटिंग अबाउट बेटर डाइट एंड न्यूट्रिशन। समय समय पर अवेयरनेस कैंप चलाना जिससे कि समुदाय के लोगों को बेहतर आहार और पोषण की जानकारी दी जा सके, उन्हें शिक्षित किया जा सके, उन्हें अवेयर किया जा सके। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टूल हमारे लिए अवेयरनेस होता है कि आप अवेयरनेस जितनी ज़्यादा स्प्रेड आउट कर सके उतना बेहतर है। कीप पेस विद डेवलपमेंट इन न्यूट्रिशन एंड बी अप टू डेट ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन द फील्ड। पोषण के क्षेत्र में विकास के साथ तालमेल बिठाइएगा, यानी कि डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज कीजिएगा स्टूडेंट। और जितनी भी न्यूट्रिशन के फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में नई नई रिसर्चेज हो रही हैं उनके बारे में एक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट को डेफिनेटली पता होना चाहिए, जिससे कि वो अप टू डेट रहे, अपने ज्ञान को बिल्कुल अप टू डेट रखे और उसे लोगों के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सके। The mission is public health nutrition is to prevent both undernutrition and overnutrition। ये ध्यान रखिएगा कि भाई पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण के मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ अल्प पोषण पे काम करता है कि भाई लोगों में कुपोषण नहीं होना चाहिए। कुपोषण दोनों तरह का होता है, अल्प पोषण भी और अत्यधिक पोषण भी। तो लोगों का वजन कम हो रहा है, वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उनसे भी बचाना है, प्लस जिनका वजन ज्यादा हो रहा है उन्हें भी बचाना है। सो अल्प पोषण और अत्यधिक पोषण ये दोनों पे ही काम करता है, एंड टू मेंटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। और ये क्या करता है स्टूडेंट, जो एक इष्टतम पोषण की स्थिति है ना, जिसे आदर्श पोषण कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट सुपोषण, उसके लिए काम करता है, उसे प्रमोट करने के लिए काम करता है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। द डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैज रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ एटलीस्ट एन असिस्टेंट डाइटिशियन फॉर एवरी 100 बेड हॉस्पिटल विद प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन देयर नंबर्स एज द हॉस्पिटल बेड इंक्रीजेस। ये ध्यान रखिएगा, जो एक स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय होता है उसके अनुसार क्या कहा गया है कि भाई हर एक, कहें तो एक जो चीफ डॉक्टर होता है उसे 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में एक असिस्टेंट डाइटिशियन जरूर रखनी चाहिए। और जैसे जैसे ये बेड की संख्या बढ़ती चली जाए उसी के अनुसार जो डाइटिशियन है उनकी संख्याओं में भी बढ़ोतरी करते रहना चाहिए। यानी कि अगर एक 100 बेड वाला हॉस्पिटल है तो एटलीस्ट वहां पे स्टूडेंट एक डाइटिशियन जरूर होनी चाहिए। अगर वो बेड की संख्या बढ़ती चली जाए तो डाइटिशियन की संख्या को भी बढ़ाते चले जाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिएगा, क्यूरेटिव सर्विस। क्यूरेटिव सर्विस को स्टूडेंट हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक सेवाएं। ये क्या होती हैं, ध्यान से देखिएगा। द सर्विस प्रोवाइडेड टू अ पर्सन which would enable him to lead a socially and economically productive life। किसी व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली वो सेवाएं जो उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन जीने में सक्षम बनाती हैं। यानी कि आप किसी व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हो स्टूडेंट, आप किसी व्यक्ति को उपचारात्मक सेवाएं प्रदान कर रहे हो और वो ऐसी सेवाएं हैं जो उस व्यक्ति की मदद करेंगी कि वो अपने जीवन को सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में एक अच्छे तरीके से जी सके, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जी सके, है ना। अपने जीवन में वो कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेहतर कर सके। इसलिए सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे सपोर्ट करने के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं व्यक्ति को, वो आपकी क्यूरेटिव सर्विसेज कहलाती हैं।
ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टर्म आता है स्टूडेंट एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जानपदिक रोग विज्ञान। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? जानपदिक रोग विज्ञान। क्या होता है स्टूडेंट्स? ये स्टडी ऑफ डिसीज और कंडीशन इन पॉपुलेशन। जब आप जनसंख्या में रोगों और उनकी स्थितियों का अध्ययन करते हो, इसी को एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब आप लोगों में क्या करते हैं? रोगों की स्थितियों का आकलन करते हैं कि भाई किस में रोग है और उसकी क्या स्थिति है, इसका अगर आप आकलन करते हो, इसे एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। ओके, और नेक्स्ट हम देखिएगा स्टूडेंट, आपके सामने है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का मतलब क्या है? द हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी डिलीवरी सिस्टम। इट कुड बी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल। भाई समुदाय को प्रदान की जाने वाली वो सभी सुविधाएं, वो सभी देखभाल जो स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं, क्या कहलाती हैं? स्वास्थ्य देखभाल कहलाती हैं। और ये स्टूडेंट सरकारी भी हो सकती हैं और गैर सरकारी भी हो सकती हैं, है ना? हो सकता है ये सुविधाएं किसी एनजीओ के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हूं, तो ये सरकारी नहीं हो सकती है ना, गैर सरकारी होंगी। और अगर ये किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड करा जा रही है, जैसे कि WHO के थ्रू, तो फिर आपकी ये क्या बन जाएंगी? सरकारी बन जाएंगी, है ना? आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या टर्म आता है स्टूडेंट्स? हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड कौन होता है? ऑब्वियस सी बात है, वही व्यक्ति होगा ना जो गाइड करने वाला है। तो ए वॉलंटियर फ्रॉम द कम्युनिटी इटसेल्फ गिव एन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इन हेल्थ टू एक्ट एज ए कम्युनिटी लेवल वर्कर। समुदाय से ही एक स्वयं सेवक होता है, यानी कि समुदाय में रहने वाला ही एक व्यक्ति होता है स्टूडेंट, जो कि सामुदायिक स्तर पे एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है और लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। उसे क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य गाइड कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, उसी को ही हम हेल्थ गाइड या फिर हेल्थ वर्कर के नाम से जानते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट हम देखिएगा प्रमोटिव सर्विसेज। ये क्या होती हैं स्टूडेंट्स? द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी टू प्रमोट हेल्थ एंड हेल्दी हैबिट्स। यानी कि आपकी वो सुविधाएं जो समुदाय के लोगों को दी जाती हैं, और किस लिए दी जाती हैं? कि वो अपने स्वास्थ्य को और स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी आदतों को बढ़ावा दे सकें, प्रमोट कर सकें। उसके लिए जो आपकी सेवाएं दी जाती हैं स्टूडेंट, उन्हें प्रोत्साहन सेवाएं कहते हैं, प्रमोटिव सर्विसेज कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आदतों को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं, उन्हें प्रमोटिव सर्विसेज कहते हैं। आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, रेफरल सर्विसेज। सो व्हाट इज रेफरल सर्विसेज? द सर्विसेज अवेलेबल एट द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन। यानी कि स्वास्थ्य संस्थानों के अगले उच्च स्तर पर उपलब्ध सेवाएं। मान लीजिए स्टूडेंट, एक पेशेंट आया, वो सबसे पहले कहाँ पे आया है? PHC में आया है, ठीक है। आपने PHC से उसे कहाँ भेज दिया? मान लीजिए आपने उसको भेज दिया है जिला अस्पताल में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। सो ये PHC में उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं हो पाया, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं हो पाया, आपने उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, उसको आपने और आगे कहीं पे हॉस्पिटल में भेज दिया, जो कि डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका राज्य स्तर पे आता है, ठीक है, स्टेट लेवल पे आता है। सो ये क्या कर रहे हो आप? रेफरल कर रहे हो, यानी कि एक से दूसरे स्तर पे भेजना, जहां पे सुविधाएं और ज्यादा उच्चतम होंगी। इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? रेफरल सर्विसेज कहा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यूजीसी नेट एग्जाम में ऐसे टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड ये टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो अगर आप लोग इसे मैच भी करना चाहते हैं तो सिलेबस से मैच कर सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक में मजा आया होगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा। ऐसी क्लासेस आप और डिमांड करना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि यस मैम, हम वो हैं जो नेट की तैयारी करना चाहते हैं, एंड आप ऐसी क्लासेस लेते रहिएगा। सो बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट, टेक केयर। कल फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।